नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुल 10 प्रश्नों का चर्चा किया था। आशा करता हूँ आप उन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख करके याद अवश्य कर लिए होंगे। चलिए साथियों, आज का प्रश्न है 11 नंबर कि परखनली शिशु से आप क्या समझते हैं। परखनली शिशु से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे, आईवीएफ विधि में शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कहते हैं। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, यानी कि या तो पिता में या माता में कुछ ऐसी कमी होती है जिसके कारण पुरुष का शुक्राणु और माता का अंडाणु आपस में गर्भाशय में एकत्रित यानी कि मिलता नहीं है, जिससे कि युग्मनज का निर्माण नहीं होता। तो इसी प्रक्रिया को अलग से किया जाता है, यानी कि लैब में क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है और टेस्ट ट्यूब में शुक्राणु को रख दिया जाता है, ठीक है। और इसी में अंडाणु को ले जा करके मादा से अंडाणु को यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को डाल दिया जाता है। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण कर देंगे। किसका, युग्मनज का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से लिख नहीं पा रहे हम, ठीक है। युग्मनज का निर्माण कर देंगे, ठीक है। और इसी युग्मनज को फिर माता के गर्भाशय में फिर से क्या कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर बच्चा पलने लगता है। तो यहीं पे वही प्रक्रम है। अगर उस प्रक्रम के द्वारा अगर बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसे ही परखनली शिशु या उसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि सहलगनता किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र में बहुत पास में स्थित होते हैं और यह जीन एक पीढ़ी से अगर दूसरे पीढ़ी में साथ साथ चले जाते हैं ना, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सहलगनता बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो जीन होते हैं वह गुणसूत्र के साथों साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, चूंकि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ गुणसूत्र जो होते हैं ना, वह माता पिता से बच्चों में भी आते हैं, जिसे आप लोग एक तरफ से बोलते हैं कि माता पिता से इसका लक्षण मिल रहा है। तो कुछ जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी साथ साथ चले जाते हैं। अगर जीन साथ साथ जा रहे हैं ना, तो यानी कि वो सहस जा रहे हैं, यानी साथे साथे जा रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, सहलगनता बोलते हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न है कि वर्णांधता किसे कहते हैं। वर्णांधता किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे, यह एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है। यह विकार एक्स गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पे जीन लिखा हुआ है, एक्स गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। मान लीजिए साथियों, यह है, ठीक है, ऐसे, और यह मान लीजिए यह लाल कलर का है, रेड कलर का, इस मान लीजिए पूरी तरीके से रेड कलर से इसको कलर कर दिया गया है, ठीक है। रेड कलर से इसको पूरी तरीके से हम लोग क्या कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं। और अगर इसमें हम लोग ग्रीन कलर से कुछ मान लीजिए लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया ए, ठीक है, हमने क्या लिख दिया, ए, तो जो भी व्यक्ति इसमें से ए को पढ़ लेगा ना, वह वर्णांधता से पीड़ित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस ए को नहीं पढ़ पाएगा तो वह व्यक्ति वर्णांधता से पीड़ित है, ठीक है। क्योंकि अच्छा, अनपढ़ और पढ़े लिखे में ऐसे आप लोग अंतर ना कीजिएगा, क्योंकि वर्णांधता में जो लोग होते हैं ना, वह लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रंग लाल है और कौन सा रंग हरा है, ठीक है। वह एक्स गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो जाता है। आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, यह विकार
गुणसूत्र के एक प्रति अधिक होने से उत्पन्न होता है। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु मस्तिष्क ग्रसित व्यक्ति केवल यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ग्रसित व्यक्ति के मस्तिष्क चौड़े हो जाते हैं तथा हाथ एवं पैर छोटे छोटे होते हैं। जीभ पर खांच होता है और मुंह आंगिक रूप से खुला रहता है। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु 8 से 12 वर्ष की आयु में हो जाती है। साथियों, देखिए, मान लीजिए कि कोई बालक है, ठीक है, अगर वह डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है ना, तो उसका जो मुख होगा ना वह बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। जो उसका चेहरा होगा बहुत बड़ा होगा, मस्तिष्क बहुत बड़ा होगा। साथ ही साथ जो अगर उसका हाथ है तो हाथ बहुत छोटा होगा, दोनों हाथ भी छोटा होगा। साथ ही साथ उसका दोनों पाँव भी क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि हाथ और पैर दोनों क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे। और जो इसका मुख होगा ना, मुख वह हमेशा खुला ही रहेगा, आंगिक रूप से हमेशा क्या रहता है? खुला रहता है। और उसका जीभ देखिएगा, जीभ, तो जीभ पर हमेशा खांच, जीभ पर क्या बना रहेगा? खांच बना रहेगा। और ऐसे बच्चे ही क्या होते हैं? डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, क्योंकि इनमें गुणसूत्र का एक प्रति अधिक हो जाता है। यानी कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, या 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर इसमें से एक गुणसूत्र बढ़ जाए, यानी कि आपके पास अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 47 गुणसूत्र हो जाए ना, तो वह व्यक्ति इस रोग से क्या होता है? ग्रसित होता है, जिसे हम लोग आम भाषा में डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगला अंतिम प्रश्न आज का, कि टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम से ज़्यादातर महिलाएं ग्रसित होती हैं, जिसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसके कारण इनमें 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। साथियों, जैसा कि आपको हम डाउन सिंड्रोम में बताए, जस्ट उसके विपरीत टर्नर सिंड्रोम में होता है। यानी कि आप सभी को बताया कि 46 गुणसूत्र एक नॉर्मल व्यक्ति में होते हैं, चाहे वह पुरुष हो या हो मादा, ठीक है। अगर इसमें एक बढ़ जा रहा है, यानी 47 गुणसूत्र हो जा रहा है ना, तो यह व्यक्ति किससे ग्रसित है? डाउन सिंड्रोम से। अगर इसमें एक घट जा रहा है, तो यह व्यक्ति, अगर मान लीजिए 46 गुणसूत्र होना चाहिए, अगर 45 गुणसूत्र हो जा रहा है ना, तो यह टर्नर सिंड्रोम से, और 47 गुणसूत्र हो जा रहा है तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। और जो टर्नर टर्नर सिंड्रोम होता है ना, वह अत्यधिक महिलाएं इससे क्या होती हैं? ग्रसित होती हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा प्रयास आपकी परीक्षा को आसान बनाने के लिए? चूँकि हम आपसे बहुत पहले ही कह चुके हैं कि बूंद-बूंद से ही तालाब भरता है, ठीक है? यानी कि अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन 100 प्रश्न को याद कर दें, तो यह आसान बात नहीं है। अगर थोड़ा-थोड़ा कर के डेली 5-5 प्रश्न करके ही अगर आप लोग 20 दिन भी याद करते हैं, तो 20 बचे 100 प्रश्न, और आपका टारगेट है 50 दिनों की परीक्षा लगभग में हम बोले थे जब यह कोर्स स्टार्ट किए थे। अगर एक दिन भी अगर आप लोग 5 प्रश्न याद करते हैं, तो आप बहुत याद करते हैं। चूँकि अगर सब्जेक्टिव याद है, तो ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, ठीक है? चैनल पे पहली बार विजिट किए हों, तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, बिल्कुल आप इन सभी को, जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और कमेंट में जब आपको याद हो जाएगा, तो हमें अवश्य बताएँगे, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।